The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले मुंबई से आया ये वीडियो देखिए। तेरी आज रिपोर्ट नहीं है, उसके बिना छोड़ेंगे नहीं। फिर गवर्नमेंट का मामला है, कुछ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक नीतेश राणे ने यह वीडियो ट्वीट किया, वायरल हो गया। वीडियो मुंबई के साइन अस्पताल का बताया जा रहा है। अस्पताल में कोरोना के मरीज हैं और उनके बीच में लाशें पड़ी हैं, यानी लाशों के बीच मरीजों का इलाज चल रहा है। वीडियो आने के बाद महाराष्ट्र सरकार की खूब खिंचाई हो रही है। साइन अस्पताल का पक्ष भी सामने आया। अस्पताल ने कहा कि मौत के बाद लाशों को हटाने में कुछ वक्त लगता है, परिवार वालों का इंतजार करते हैं, तभी का ये वीडियो है। ये जवाब संतुष्ट करने वाला नहीं है। ये बहुत अमानवीय है कि मरीजों के बीच लाशें रखी हुई हैं। लाशों को रखने के लिए मुर्दा घर होता है। महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार, उसे इस मामले में सफाई भी देनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कोरोना वायरस से जुड़ी सुर्खियां बताते हैं। सबसे पहले दुनिया के ताज़ा आंकड़े। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,70,000 हो गई है। 2,64,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 73,000 के पार पहुंच गई है। दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन, जहां मरने वालों का आंकड़ा 30,000 से ज़्यादा है। संक्रमण तेज़ी से बढ़ने की खबरें अब रूस से भी आ रही हैं। वहां पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज़्यादा नए मरीज आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 1,77,000 से ऊपर है। लेकिन इन आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को के मेयर ने कहा है कि शहर में जितने मरीज बताए जा रहे हैं, असल में उसके 3 गुना है। यानी आंकड़े छिपाने वाली फेहरिस्त में अब नया नाम रूस का है। ये ठीक है कि हमारे भारत में आंकड़े नहीं छिपाए जाते हैं, ऐसा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंता वाली खबर जर्मनी से भी आ रही है। वहां संक्रमण पर फिलहाल नियंत्रण है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि दूसरे राउंड का संक्रमण शुरू होने की आशंका है। भारत के आंकड़े, कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हो गया 52,952। इसमें से 1,738 लोगों की मौत हो चुकी है और ठीक हो गए हैं 15,266। यानी कुल मरीजों के करीब 29% पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले दिल्ली में मौजूद पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी बढ़ रहे हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे फोर्सेस में संक्रमण के कुल मामले अब 422 हो गए हैं। आज 2 बीएसएफ जवानों की संक्रमण के चलते मौत भी हो गई। उधर महाराष्ट्र में एक सीनियर आईएएस अधिकारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अच्छी खबर केरल से आई है। वहां आज एक भी नया कोरोना मरीज नहीं सामने आया। केरल में सिर्फ 25 एक्टिव मामले बचे हैं। पंजाब की भी बात कर लेते हैं। वहां सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की 15 मई से 15 जून तक छुट्टियां कर दी गई हैं। यानी लॉकडाउन की वजह से जो शैक्षणिक संस्थान बंद थे, उनमें अब गर्मियों की छुट्टियां देकर उनका बढ़ा दिया गया है दायरा छुट्टियों का। यानी अभी स्कूल खुलने में वक्त है। आज से विदेश में फंसे भारतीयों को भारत लाने का काम भी शुरू हो गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट केरल के कोच्चि से अबू धाबी के लिए रवाना हुई। मलेशिया और सिंगापुर से भी भारतीयों को वापस लाने के लिए विमान रवाना हो गए हैं। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। विशाखापट्टनम में हुए हादसे ने आज पूरे देश को भोपाल गैस त्रासदी की याद दिला दी। विशाखापट्टनम शहर की सीमा को छूता हुआ एक इलाका है गोपालपट्टनम। यहाँ एलजी पॉलीमर्स नाम का एक केमिकल प्लांट है। आज सुबह 2 बजे के करीब प्लांट से स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ। लोग नींद में थे। गैस आसपास के इलाके में फैल गई।
कुछ देर बाद सो रहे लोगों की आंखों में जलन होने लगी, सांस फूलने लगी। जब आसपास लोग बेहोश होने लगे तो जो होश में थे उन्होंने जान बचाकर भागने की कोशिश की, पर हर कोई भाग नहीं पाया। शाम तक के आंकड़ों के मुताबिक 8 लोग गैस के चलते दम तोड़ चुके हैं। आशंका है कि यह आंकड़ा और ऊपर जा सकता है। जान बचाकर भाग रहे लोग हड़बड़ी में भी हादसे का शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही मामलों में 3 लोगों की जान गई। सुबह से इस घटना की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग और जानवर सड़कों पर बेहोश पड़े थे। भगदड़ में बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जिनके परिजन अस्पताल के रास्ते में बेहोश हो गए, वो वहीं उनके हाथ रगड़कर सीना दबाकर होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। ये हादसा कैसे हुआ बताएंगे। इस कंपनी का इतिहास भी जान लेते हैं पहले। इस प्लांट को 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स नाम की कंपनी ने शुरू किया था। तभी से यहाँ पॉलीस्टाइरीन और दूसरे प्लास्टिक उत्पाद बनते हैं। तब हिंदुस्तान पॉलीमर्स श्रीराम ग्रुप का हिस्सा थी। 1978 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स का विलय मैकडॉवेल एंड कंपनी में हुआ। मैकडॉवेल एंड कंपनी यूबी ग्रुप का हिस्सा थी। यूबी ग्रुप, विजय माल्या के संदर्भ में आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा। खैर, 1997 में इस प्लांट को दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी केम ने खरीदा। केम माने केमिकल। एलजी केम ने प्लांट को एलजी पॉलीमर्स इंडिया नाम की कंपनी के तहत चलाना शुरू किया। यहाँ पर स्टाइरीन का भंडारण था। पॉलीस्टाइरीन से कई प्लास्टिक उत्पाद बनते हैं जिनका इस्तेमाल फूड पैकेजिंग में होता है। लॉकडाउन के चलते एलजी पॉलीमर्स का यह प्लांट बंद था। रियायत के बाद, कुछ छूट के बाद लॉकडाउन में इसे दोबारा शुरू किया जाना था। कर्मचारी इसी की तैयारी में लगे थे जब गैस लीक होने लगी। शुरुआती खबरों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान स्टाइरीन के टैंक पर ध्यान नहीं दिया गया। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री एम गौतम रेड्डी ने कहा है कि कर्मचारी एक गैस स्टोरेज टैंक की जांच कर रहे थे, तभी गैस लीक होने लगी। असल कारण क्या है, जांच के बाद पता चलेगा। उधर एलजी पॉलीमर्स ने अपने बयान में कहा है कि प्लांट में 1800 टन स्टाइरीन का भंडार था। आशंका है कि कई दिन तक स्टोरेज टैंक में पड़े रहने और तापमान में बदलाव के चलते ऑटो पॉलीमराइजेशन नाम की क्रिया हुई, जिसके बाद स्टाइरीन की भाप टैंक से निकली। कंपनी भी अपनी तरफ से असल कारण की जांच कर रही है। गैस लीक होने के बाद क्या हुआ? मौके पर मौजूद कई लोगों ने कहा कि प्लांट के इर्द गिर्द तकरीबन 5 किलोमीटर के इलाके में दुर्गंध फैल गई थी। चूंकि रिसाव के वक्त लोग सो रहे थे, इसलिए कई लोगों को बहुत बाद में इसका पता चला। जब तक पुलिस प्लांट के आसपास के इलाकों में लाउड स्पीकर पर गीला कपड़ा मुंह पर रखने और इलाका खाली करने का ऐलान करने लगी, तब तक कई लोग बेहोश हो चुके थे। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए पुलिस ने कई घरों के दरवाजे तोड़े। प्लांट के पास ही सिमचलम रेलवे स्टेशन है। यहाँ के स्टाफ की तबीयत भी बिगड़ी, जिसके बाद दोपहर 12 बजे तक रेल यातायात रोक दिया गया। इसके चलते 9 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों पर भी असर पड़ा। प्रशासन ने क्या क्या किया? गैस लीक की जानकारी मिलते ही आंध्र प्रदेश और केंद्र ने अपने अपने हिस्से का काम शुरू कर दिया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF और राष्ट्रीय आपदा राहत बल यानी कि NDRF की टुकड़ियां बचाव और राहत के काम में आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ लगाई गई। NDRF का कहना है कि एक केमिकल डिजास्टर है, माने एक ऐसी आपदा जिसका कारण हानिकारक रसायन है, इसलिए इससे निपटने के लिए इस फील्ड के विशेषज्ञों की जरूरत है। NDRF में इसके लिए एक खास टीम है जिसका नाम है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर इमरजेंसी टीम, CBRN। पुणे से ये टीम विशाखापट्टनम पहुंची। इस टीम का पहला काम होगा प्लांट जाकर गैस लीक को पूरी तरह रोकना। शाम तक लीकेज पर लगभग काबू पा लिया गया था, लेकिन वो पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। इसके अलावा दोपहर 3 बजे NDRF के महानिदेशक SN प्रधान, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि गैस प्लांट के आसपास रहने वाले करीब 1000 लोगों तक गैस का रिसाव पहुंचा है। स्टाइरीन गैस हवा से भारी होती है, लेकिन ये पानी में घुल जाती है, इसलिए उस इलाके में लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पर गैस का असर 6 से 7 घंटे तक रह सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर फैक्ट्री के आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके को खाली करा लिया गया है। NDRF और दूसरी एजेंसियों ने हर घर की तलाशी भी ली और इस दौरान कई लोग अपने घरों में बेहोश मिले। एक बयान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी का भी आया। वो पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे, हर मृतक के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। वाकया सामने आने के बाद आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रेड क्रॉस की विशाखापट्टनम शाखा को मेडिकल कैंप लगाने का भी आदेश दिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण माने NDMA की एक बैठक बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। घटना का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC ने भी केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
इस मुसीबत के वक्त में गुजरात की सरकार भी आगे आई। गैस रिसाव के ऐसे हादसों में ब्यूटाइल कैटकोल यानी कि पीटीबीसी की जरूरत पड़ती है, जो मुंबई से लगे गुजरात के वापी में बनाया जाता है। गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सचिव अश्विनी कुमार ने जानकारी दी कि 50 किलो पीटीबीसी दमन हवाई अड्डे से आंध्र प्रदेश भेजा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जिस स्टाइरीन गैस को लेकर ये सब हुआ वो कितनी घातक है। ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है। स्टाइरीन माने हाइड्रोजन और कार्बन से बना एक रसायन। ये एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है जो ज्वलनशील होता है। प्लास्टिक के अलावा इसका इस्तेमाल रबर बनाने में भी होता है। छोटी मात्रा में स्टाइरीन के कण गाड़ियों के धुएं, सिगरेट के धुएं और फलों और सब्जियों तक में होते हैं। इसके संपर्क में आने पर सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और पेट की समस्या हो सकती है। अगर ज्यादा वक्त तक इसके संपर्क में रहे तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम माने तंत्रिका तंत्र पर असर डाल सकता है। कुछ मामलों में ये कैंसर और डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। स्टाइरीन की भाप को ही स्टाइरीन गैस कहा जाता है। फिलहाल ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि मरने वाले स्टाइरीन गैस शरीर में जाने के चलते मरे या फिर स्टाइरीन के किसी बाय प्रोडक्ट के चलते। विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार मीणा ने कहा है कि स्टाइरीन गैस जानलेवा नहीं होती। जान जाने का खतरा तभी पैदा होता है जब स्टाइरीन बड़ी मात्रा में शरीर के अंदर पहुंचे। आने वाले समय में भी इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं, इसमें 25 की हालत गंभीर है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान छापा है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि भोपाल गैस त्रासदी की तरह विशाखापट्टनम हादसे में लंबे समय तक रहने वाला असर पड़ने की संभावना कम है। जिस रसायन से हादसा हुआ वो शरीर से बाहर निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। जिनकी हालत स्थिर है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। भोपाल गैस त्रासदी 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 3700 से ज़्यादा लोग मारे गए। असली संख्या इससे कहीं ज़्यादा बताई जाती है। 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ा। कितने हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। बीमारियां ऐसी कि अस्पतालों के अब तक चक्कर काट रहे हैं। इस 5.5 लाख के आंकड़े को भी असल आंकड़े से कहीं नीचे बताया जाता है। तब लापरवाही से हादसा हुआ था। विशाखापट्टनम में कारण क्या है, जांच से पता चलेगा। लेकिन हमारी सरकारों से अपील है कि इस बार उस बेहुदा खेल को दोबारा न खेला जाए जैसा भोपाल में हुआ था। कंपनी का मालिक वॉरेन एंडरसन भारत आया, गेस्ट हाउस में रहा, भाग गया। कांग्रेस के नेता और उस वक्त के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सरकारी हवाई जहाज से भाग गया। इल्जाम लगते हैं कि उसके सर पर केंद्र की राजीव गांधी सरकार का हाथ था। तो लोग आज तक कांग्रेस को कोसते हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के बाद दूसरे दलों की सरकारें आईं, उन्होंने भी कितना न्याय किया ये आप भोपाल जाकर देख सकते हैं। मरने वालों के घर वालों को मुआवजा कितना मिला, और जो बच गए लेकिन मरे से हैं उनका क्या हाल है, और जो जिंदा हैं वो कितने जिंदा हैं, ये आप भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों से बात करके समझ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आम नागरिक यही कर पा रहा है आजकल कि विशाखापट्टनम में ऐसा ना हो। अब बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप पर चल रहे विवाद की। आरोग्य सेतु भारत सरकार का ऐप जिसके बारे में प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि सभी को अपने फोन में डाउनलोड करना चाहिए। ये कोरोना से हमें और आपको बचाएगा। इसी आरोग्य सेतु ऐप के बारे में 2 दिन पहले फ्रांस के एक 30-32 साल के नौजवान ने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी। सरकार को कहना पड़ा कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं, सब ठीक है, चिंता की बात नहीं। लेकिन विवाद अब भी नहीं थमा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना सुरक्षित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने आरोग्य सेतु ऐप कोरोना से बचने के लिए डाउनलोड किया और उधर आपकी निजी जानकारी किसी और ने इस्तेमाल कर ली जिसका आपको पता भी नहीं है। तो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने से आपको क्या खतरा हो सकता है या फालतू की भड़बड़ कटी है। पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, विस्तार से बताएंगे आसान भाषा में। सबसे पहले यह समझिए कि आरोग्य सेतु ऐप काम कैसे करता है। जब कोई भी इस ऐप को डाउनलोड करता है तो उसका नाम, उम्र, लिंग की जानकारी मांगी जाती है। इसके अलावा ट्रैवल और मेडिकल हिस्ट्री भी डालनी पड़ती है। आपके स्वास्थ्य की सब जानकारी डालने के बाद ऐप बताता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। इसके अलावा ये आपकी जीपीएस लोकेशन भी लेता है। जब आप ऐप खोलते हैं और ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो आपको ऐप ये भी बता देता है कि आसपास कोई कोरोना का मरीज है या नहीं, आप सेफ हैं या नहीं। कोरोना मरीज के संपर्क में होंगे तो अलर्ट भी मिल जाता है। अब आप सोच रहे हो कि भैया ये तो अच्छी बात है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है। तो दिक्कत वाली बात शुरू हुई 2 मई से।
मोदी सरकार ने 2 मई को तीसरे लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी की। इसमें आरोग्य सेतु ऐप का भी जिक्र था। सरकार ने कहा कि निजी और सरकारी दफ्तरों के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस दफ्तर के इंचार्ज पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही सभी कंटेनमेंट जोन में सबको अपने मोबाइल में यह ऐप डाउनलोड करना है। इसके बाद एक आदेश यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का भी आया। कहा कि दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सबको यह आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। अब आप फर्क समझिए। 2 मई से पहले ऐप डाउनलोड करने की सिर्फ सलाह थी। 2 मई के बाद सरकार ने कुछ मामलों में से अनिवार्य कर दिया और फिर शुरू हुआ विवाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2 मई की शाम को एक ट्वीट किया। राहुल ने लिखा कि यह ऐप सोफिस्टिकेटेड सर्विलांस है, यानी लोगों पर निगरानी रखने का जरिया है। राहुल ने कहा कि सरकार ने एक प्राइवेट ऑपरेटर को यह ऐप चलाने को दे रखी है और ये लोगों की निजी जानकारी के साथ खिलवाड़ है। शशि थरूर जैसे कांग्रेस के और भी नेताओं ने यह बात कही। बीजेपी ने इसका जवाब भी दिया। कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है, राहुल गांधी की कही सारी बातें गलत हैं। फिर आता है 5 मई का दिन। फ्रांस वाले नौजवान ने ट्विटर पर बम फोड़ दिया। उसने आरोग्य सेतु ऐप को टैग करके लिखा कि आपके ऐप में एक सिक्योरिटी की कमी मुझे मिली है। 9 करोड़ लोगों की प्राइवेसी दांव पर है। क्या आप मुझसे अलग से बात कर सकते हैं? यह भी लिख दिया कि राहुल गांधी की बात सही थी। ये ट्वीट आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। लेकिन ये है कौन? सीधा जवाब है, ये एक एथिकल हैकर है। ट्विटर पर एलियट एंडरसन नाम से हैंडल चलाता है, लेकिन ये इसका उपनाम है। असली नाम है बैप्टिस्ट रॉबर्ट। हैकिंग की दुनिया का बड़ा नाम। इनके यूट्यूब चैनल पर इस तरह के कई वीडियो क्लिप्स हैं जिनमें दुनिया के नामी न्यूज़ चैनल रॉबर्ट का इंटरव्यू कर रहे हैं या साइबर सिक्योरिटी के बारे में इनकी राय ले रहे हैं। कई ऐप और मोबाइल्स में ये सिक्योरिटी की कमी निकाल चुके हैं। वैसे भारत सरकार से भी इनका पुराना साबका है। आधार का डेटा लीक हो सकता है या नहीं, ये कमी इसी हैकर ने निकाली थी। फिलहाल आरोग्य सेतु ऐप पर लौटते हैं। एथिकल हैकर के आरोग्य सेतु पर पहले ट्वीट के बाद और ट्वीट आए। कहा कि मेरे ट्वीट करने के 49 मिनट बाद भारत सरकार की तरफ से संपर्क किया गया और मैंने उनको ऐप में कमियां बता दी। ये तो हुई हैकर की बात, उसका पक्ष। अब भारत सरकार के पाले में चलते हैं। 6 मई को आरोग्य सेतु ऐप की तरफ से एक लंबा चौड़ा जवाब आया। कहा कि हमने एथिकल हैकर से बात की। हैकर साबित नहीं कर पाया कि डेटा की चोरी ऐप से कैसे हो सकती है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। डेटा और सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप ने बताया कि जानकारी डेटाबेस में जमा जरूर होती है, लेकिन हर यूजर को एक आईडी मिलती है और वो आईडी ही उसको ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए प्राइवेसी का मसला नहीं है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि जब कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा तो ये डेटाबेस भी डिलीट कर दिया जाएगा। यही बात केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कही। सरकार का जवाब आया। फिर आया जवाब फ्रांस वाले उस हैकर का। उसने एक लेख लिखकर बताया कि इस ऐप में क्या क्या कमी है। मोटी कमी क्या बताई? ये कि आप किसी भी इलाके में ऐप यूजर्स की जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे उसने फ्रांस में रहकर भी भारत के प्रधानमंत्री के दफ्तर के आसपास कितने कोरोना संक्रमित और कितने आरोग्य सेतु ऐप यूजर्स हैं, ये जानकारी निकाल ली। तो एक तरफ सरकार के दावे हैं, दूसरी तरफ हैकर्स और राजनीतिक पार्टियों के दावे भी। सच्चाई कहीं बीच में है। किसी का निजी डेटा या प्राइवेसी, इसमें दखल गंभीर मसला है। ऐसा नहीं कि आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल अभी उठाए गए। अप्रैल के महीने में भी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने प्रधानमंत्री दफ्तर को चिट्ठी लिखी थी। इसमें 45 संगठनों के हस्ताक्षर थे। जब से ऐप लॉन्च हुआ तभी से दबी जबान में प्राइवेसी के सवाल उठ रहे हैं। यहाँ 2 बड़े मसले हैं। एक तो ये कि किसी की भी प्राइवेसी में दखल नहीं होना चाहिए। किसी को हक नहीं ये जानने का कि अमुक व्यक्ति किस वक्त कहाँ रहता है। दूसरा, डेटा इस दौर में बड़ी संपदा है। सामान बेचने वाली कंपनियों में यूजर बिहेवियरल पैटर्न को जानने के लिए डेटा इस्तेमाल होता है। करोड़ों रुपए में खरीदा और बेचा जाता है। ये चिंता तक जताई जा रही है कि डेटा के इस्तेमाल से चुनाव भी प्रभावित किए जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में सर्विलांस के इस्तेमाल पर अलग अलग मत है। एक पक्ष कहता है कि सरकार इस तरह की जानकारी जुटाकर जनहित में इस्तेमाल कर सकती है। दक्षिण कोरिया और इजराइल का उदाहरण दिया जाता है। दूसरा मत कहता है कि सरकारें आपदाओं के वक्त जो शक्तियां अपने पास इकट्ठा करती हैं, आपदा बीत जाने के बाद भी उन्हें छोड़ती नहीं। और यही डर कोरोना के दौर में हो रही टेक्निकल सर्विलांस को लेकर भी जताया जा रहा है, जो भारत में आरोग्य सेतु के संदर्भ में है। सरकार को चाहिए कि लोगों की ऐसी चिंताएं दूर कर उन्हें भरोसे में ले। कोरोना से लड़ने में बेशक तकनीक का इस्तेमाल हो, लेकिन उसके सहारे कोई गलत फायदा भविष्य में कभी भी नहीं उठाया जाए। आज की लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।